हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे ग्रो हुई, पहले ह्यूमन कैसे रहता था, क्या करता था, कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते थे लोग, और कैसे कैसे उन्होंने ग्रो किया, डेवलप हुए वो, उन्होंने रहना सीखा, खेती करना सीखा, और उसके बाद फिर आज हम धीरे धीरे डेवलप होते होते आज इस कंडीशन में हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम ह्यूमन जो थे पहले किस तरीके से, अर्लीस्ट लोग जो रहते थे वो कैसे रहते थे। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। इसका मतलब ये है कि पहले के जो लोग थे, आदि मानव जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, वो क्या करते थे, पहले एक ही जगह पर नहीं रहते थे। वो अपने खाने की तलाश में, मेनली उनका यही पर्पज़ होता था कि उन्हें खाना उगाना नहीं आता था। वो क्या करते थे, पेड़ों से फलों को तोड़ तोड़ कर ही खाते थे, या जानवरों को मार कर खा लिया। तो वो उसकी तलाश में क्या करते थे, एक जगह जब फल फ्रूट वगैरह जो उन्हें खाने की चीज़ें मिली वो ख़त्म हो गई, तो उसकी आगे तलाश में वो आगे निकल जाते थे, एक जगह पर नहीं रहते थे। तो वो क्यों मूव करते थे, इसमें हमको बताया गया, वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में लगभग 2 मिलियन साल पहले से लोग रहते हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। हम उनको हंटर और गैदरर्स के नाम से जानते हैं। हंटर क्यों बोलते हैं, हंटर का मतलब होता है शिकारी, यानी कि जो जानवरों का शिकार करके उनके मीट को खाते थे, और गैदरर्स मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं खाने की उनको इकट्ठा करते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो ये नाम हमने क्यों उनका नाम हंटर और गैदरर रखा, उनके खाना जिस तरीके से उन्हें मिलता था उसके तरीके की वजह से ये नाम रखा गया। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, नॉर्मली वो जंगली जानवरों को मारते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, ये सब चीज़ें वो इकट्ठी करते थे। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों मूव करते रहते थे, एक जगह पर जब उनका घर क्यों नहीं होता था, तो उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। पहला रीज़न ये है कि अगर वो एक ही जगह पर रहते लंबे समय तक, तो वो क्या करते, उस जगह की सारी चीज़ें खा लेते। प्लांट्स में से जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते थे वो सब, या सीड्स वगैरह सब खा चुके होते, और एनिमल्स भी वहाँ के ख़त्म हो जाते एक ही जगह पर रुकने से। इसलिए वो क्या करते थे, वो खाने की तलाश में दूसरी जगह पर निकल जाते थे। सेकेंडली, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जिन जानवरों को वो ह्यूमन खाते थे वो भी तो एक ही जगह पर नहीं टिकते थे, वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे, क्योंकि उनको भी अपना शिकार चाहिए होता था, वो छोटे जानवरों को खाते थे। तो क्या करते थे वो, इसी तरीके से इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, और जो ग्रास खाने वाले कैटल थे, जैसे कि डियर हैं, वो क्या करते थे, वो ग्रास और लीव्स की तलाश में भी आगे आगे ग्रेज करते हुए चले जाते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम, इसलिए उनको हंट करने वाले भी तो उनका पीछा करेंगे ना उनको खाने के लिए। तो ये 2 रीजन्स हो गए। थर्ड रीज़न क्या है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। अब हम सबको पता है कि हर सीज़न में तो फ्रूट्स और फ्लावर्स वगैरह उगते नहीं हैं, उनका भी अपना एक सीज़न होता है। किसी सीज़न में पेड़ पत्तियाँ गिराते हैं, फूल गिरा देते हैं, किसी सीज़न में वो उग जाते हैं फिर से। तो इसलिए पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। तो एक सीज़न में जहाँ पर फल फ्रूट्स मिल रहे हैं, दूसरे सीज़न में वो नहीं मिलते थे, तो क्या होता था, इस तरीके से वो उनको अलग अलग सीज़न में पाने के लिए, उनको खाने के लिए, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर सीजन्स चेंज हो रहे हों, तो अकॉर्डिंगली वो भी वही करते थे। फोर्थ रीज़न क्या है, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। यानी कि लोगों को पानी की भी ज़रूरत होती थी। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। आपको पता है पानी नेचुरली कहाँ पर मिलता था, और अभी भी वहीं पर मिलता है, जैसे कि लेक्स में, झीलों में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। पेरेनियल रिवर्स क्या होती है, जिसमें पूरे साल पानी रहता है, वो पूरे साल पानी से भरी हुई होती हैं। और दूसरी सीजनल होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही पानी आपको मिल सकता है।
तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स, तो जो पेरेनियल रिवर्स होती हैं उनके पास रहने वाले जो लोग होते थे उनको सारे साल पानी मिल सकता था। लेकिन जो सीजनल रिवर्स थी जिनमें एक सीज़न में पानी होता था दूसरे में नहीं, तो उनके पास रहने वाले लोगों को क्या पानी तो चाहिए होगा ना, तो इसलिए उनको पानी की तलाश में भी दूसरी जगह जाना पड़ता था ड्राई सीजन्स में। तो हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो कि एंशियंट टाइम की चीज़ें हैं उनकी खुदाई करते हैं, उन साइट्स पर जाते हैं, वहाँ पर जो उन्हें लगता है कि यहाँ पर एक कोई सिविलाइजेशन रही होगी, लोग रहते होंगे, तो उस एरिया को खोदते हैं। खुदाई से क्या होता है, लेयर्स में उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाला सामान उनको मिलता है, तो उस सामान की मदद से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी लाइफ कैसी रही होगी। तो इट्स लाइकली दैट पीपल, तो वहाँ के मिले सामान से उन्हें क्या लगता है कि पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। उनको क्या लगता है कि उन्होंने जो औजार बनाए होंगे वो स्टोन के, वुड के या बोन्स के बनाए, क्योंकि ये चीज़ें उनको नोन थी, यही चीज़ों के बारे में वो जानते थे। और स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, लेकिन स्टोन टूल्स आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्टर्डी और टफ होते हैं, तो इसलिए वो सर्वाइव यानी कि ज़्यादा समय तक रह पाते थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट। तो इन स्टोन टूल्स में से कुछ का यूज़ किया जाता होगा कि मांस, जो उन्होंने जानवरों को पकड़ा उनके मांस को काटने के लिए, बोन्स को काटने के लिए, स्क्रैप बार्क यानी ट्रीज़ की जो छालें होती थी उनको छीलने के लिए, और एनिमल्स की स्किन को छीलने के लिए, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, ये सब काम करने के लिए उन पत्थरों के टूल्स को यूज़ किया जाता होगा। एंड सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन, और उसमें किसी में हड्डियों से बने हैंडल्स को अटैच किया जाता होगा या लकड़ी से बने, टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज, जिससे कि हंटिंग करने के लिए भाले बनाए जा सके, तीर बनाए जा सके। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, जो बाकी के टूल्स थे उसको वुड को छीलने के लिए यूज़ किया जाता होगा, विच वॉज यूज एज फायर वुड, जो कि लकड़ी जलाने के लिए भी यूज़ की जाती थी। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और लकड़ी का यूज़ और कहाँ होता होगा, हट्स यानी कि झोपड़ियाँ और टूल्स बनाने में यूज़ होता होगा। अब है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि हम अब एक जगह पर जब हमें रहना डिसाइड किया तो किस जगह पर रहें। अब आप इस मैप को देखिए, इसमें क्या है, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड इन द रेड ट्रायंगल्स, जो भी ये रेड ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये वो साइट्स हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं हंटर और गैदरर्स की, यानी कि वो बहुत सारी जगह पर रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। वैसे तो वो बहुत सारी जगह पर रहते थे, लेकिन इस मैप में कुछ ही जगह शो की गई हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। ज़्यादातर साइट्स उन्हीं जगह पर लोकेटेड हैं जहाँ पर पानी का सोर्स उनको मिलता था। तो एक भीमबेटका एक साइट है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये ओल्ड साइट है केव्स की और रॉक शेल्टर्स की, जब लोग रॉक्स में रहा करते थे। पीपल चोज देयर नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन। तो उन्होंने, लोगों ने केव्स को क्यों चुना रहने के लिए, क्योंकि उन्हें रेन से, हीट से, विंड से सुरक्षा मिलती थी। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये नर्मदा वैली के पास भी होते थे। इसका मतलब ये है कि पानी का सोर्स भी पास में था। तो पानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे जीने के लिए, तो जहाँ पानी का सोर्स अवेलेबल होगा लोगों ने वहीं रहना चूज़ किया। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। अब आपको पता है कि पेड़ों को छीलने के लिए, स्किन काटने के लिए, स्किन छीलने के लिए और हंटिंग के लिए भी टूल्स की, स्टोन टूल्स की ज़रूरत थी। तो लोगों ने क्या किया, ऐसी जगह पे भी रहना प्रेफर इसलिए किया जहाँ पे स्टोन मिल जाए उन्हें ईजिली। ये देखिए एक रॉक पेंटिंग है जो कि हमें क्या शो करती है, रॉक शेल्टर से मिली है ये क्या डिस्क्राइब करती है, लोग कैसे पेंटिंग्स, देखो इसमें ये हंटिंग हो रही है, एक जानवर भाग रहा है और ये एक ह्यूमन है, ये क्या कर रहा है, हंटिंग कर रहा है उसकी। तो कुछ जो है शुरुआत की, जो स्टार्टिंग की जो केव्स थी वो वॉल्स पर पेंटिंग्स वहाँ से मिली हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं मध्य प्रदेश से और कुछ सदर्न उत्तर प्रदेश से। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी। देखिए कितनी एक्यूरेसी से इसको ड्रॉ किया गया है, जबकि वो उस ज़माने के लोग इतना कुछ जानते भी नहीं थे तब भी। नेक्स्ट, साइट्स किसको बोलते हैं हम, ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर टूल स्पॉट्स, बिल्डिंग यानी कि किसी जगह के रिमेन्स रह जाते हैं, जहाँ मिलते हैं। एंड दीज वर मेड यूज्ड
एंड लेफ्ट बिहाइंड द पीपल। लोग यहाँ पर जब यूज़ करने के बाद उसको छोड़ जाते थे या मर जाते थे। दिस मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये हमें अर्थ के सरफेस पर भी मिल सकते हैं, ब्यूरीड अंडर द अर्थ, या नीचे ब्यूरी भी हो सकते हैं, एंड ऑन समटाइम्स इवन अंडर वाटर, कई बार पानी के नीचे भी मिलते हैं। तो आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब है कि फायर एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी जिसकी वजह से इंसान ने खाने को पकाना सीखा। जैसे आज हम खाना बिना पकाए नहीं खा सकते, कुछ सैलेड वगैरह खा सकते हैं, लेकिन मोस्टली खाना हम पका कर ही खाते हैं। लेकिन बिना फायर के तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उनको फायर के बारे में कैसे पता लगा। अब है फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप। तो जो पीछे मैप देखा था उसमें कुरनूल केव्स को देखिए। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे राख के कुछ हमको प्रमाण मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट, अब राख कैसे बनती है, कोई चीज़ जल जाती है तो उसके रिमेन्स होती है ना राख, तो इससे पता चलता है कि लोग फायर के बारे में जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। और फायर का यूज़ कहाँ कहाँ होता होगा। एक तो लाइट के लिए, रात जब अंधेरा हो जाता होगा तो लाइट देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। मीट को पकाने के लिए, या जो जानवर हैं उनको डराने के लिए, क्योंकि जानवर अक्सर आग से डरते हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब क्या हुआ, कम से कम 12,000 साल पहले का अनुमान है कि हाँ उस वक्त पूरे वर्ल्ड का जितना जो क्लाइमेट रहा होगा वो चेंज होना शुरू हो गया विद द शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। तो अब क्या हुआ, पहले थोड़ा ठंडा था, धीरे धीरे गर्म होने लग गया। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। तो थोड़ी गर्मी बढ़ने से घास उगने लग गई। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप। अब घास खाने वाले जानवर भी बढ़ने लग गए, जैसे डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल एंड एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। जो कि ऐसे एनिमल्स जो कि अब ग्रास होगी तो ग्रास को खाने वाले भी चाहिए। तो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, अब जो लोग इन ही जानवरों को, घास खाने वाले जानवरों का शिकार करते थे, अब वो भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँचे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये लोग घास खाते हैं तो हम घास वाली जगह पर ही जाकर इनका शिकार करते हैं। देयर ब्रीडिंग सीजन्स एंड स्लाइटली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग। अब इस वजह से लोगों को अब पता चला कि उन्होंने जैसे वो उनके पास रहने लगे तो उन्होंने जानवरों को पालना भी और उनको इकट्ठा करना भी शुरू करना सीखा होगा। एंड फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट, और फिशिंग भी इम्पॉर्टेंट हो गई। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब ये कैसे शुरू हुआ। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट। अब क्या है, यही वो टाइम था जब कुछ इस तरह के जो पौधे थे जिसमें वीट, बार्ले और राइस, ये भी नेचुरली ही उग गए होंगे कुछ सब कॉन्टिनेंट में। मैन, वीमेन और चिल्ड्रन ने क्या किया होगा, इनको इकट्ठा किया होगा और क्या किया होगा, फिर उन्होंने सीखा होगा कि ये उगे कैसे जब वो पक गए। एंड दिस में हैव लेड टू, इस वजह से उन्होंने सोचना शुरू किया होगा कि हम इन प्लांट्स को उगा भी सकते हैं अपने आप से। इस तरीके से धीरे धीरे लोग फार्मर्स बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स। अब लोगों ने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। बाय लिविंग फूड फॉर देम, क्या किया कि उनको हम अपने घर में रखते हैं जहाँ हम रहते हैं, और उनके पास फूड भी उनके लिए ले आते हैं। तो द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर कौन सा था, आपसे पूछा जा सकता है, द डॉग। लेटर, बाद में लोग एनकरेज हुए होंगे कि उन्होंने क्या किया, रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स and where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle also and pig lived in the herds. ये सब ग्रुप में रहते थे और उसमें से ज़्यादातर ग्रास खाते थे। Often, अक्सर क्या होता था, लोग प्रोटेक्ट करते थे एनिमल्स को फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। वो अपने जानवरों की रक्षा करते थे जंगली जानवरों से। इसी तरीके से वो हर्डर्स बन गए। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स वाई द डॉग वॉज द परहैप्स द फर्स्ट एनिमल। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में सोचिए। नाउ है डोमेस्टिकेशन, आपको बारे में पढ़ा देते। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, जानवरों को पाल लेना। इन द नेम इज द नेम गिवन प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। लोग प्लांट्स उगाते थे और जानवरों को पालते थे। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अक्सर क्या होता था, जो प्लांट्स और एनिमल्स वो लोग उगाते थे, वो वाइल्ड जानवरों के, जो जंगली जानवर और
प्लांट्स हैं उनसे डिफरेंट होते थे। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, क्योंकि लोग इनको सिलेक्ट करते थे कि हम कौन से जानवर पालें, कौन से प्लांट्स लगाएं, कौन से नहीं। फॉर एग्जांपल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। तो उन्हें ऐसे जानवर और ऐसे प्लांट्स चूज़ की जिनको डिजीज़ कम होती थी। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट ऑफ ये लार्ज साइज ग्रेन। उन्होंने ऐसे प्लांट्स चूज़ किए जिससे ज़्यादा उनको ग्रेन मिलता था और उनके जो स्टॉक्स होते थे वो स्ट्रॉन्ग होते थे और वो इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि वो पके हुए ग्रेन के वेट को उठा सकें। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड। तो इस तरीके के जो सिलेक्टेड प्लांट्स उनको अच्छे लगे तो उन्होंने उसके सीड्स जो बचते थे उनको प्रिजर्व कर लिया और फिर उनको उगाया जिससे कि नए प्लांट्स उनसे उग सकें। और जानवरों में क्या हुआ कि जो रिलेटिवली जेंटल होते थे उसी की ब्रीडिंग करवाई और धीरे धीरे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम, इसलिए वो जो पाले जाने वाले जानवर थे वो वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट होने लग गए। फॉर एग्जांपल जिन टीथ और हॉर्न्स वाले जो जानवर थे वो बड़े होते थे डोमेस्टिकेटेड एनिमल से, डिफरेंस आ गया धीरे धीरे। अब जैसे ये दांतों के आपको सेट दिखाए गए, 2 सेट ऑफ टीथ हैं एंड आपको क्या लगता है इसमें से कौन से वाइल्ड जानवर के होंगे? तो ये आपको लग रहा है थोड़े बड़े दांत हैं तो ये जंगली जानवर के होंगे। डोमेस्टिकेशन वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। तो एक दिन में ही नहीं लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हुआ ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में। 12,000 साल पहले शुरू हुआ। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड टुडेज रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो अगर ये डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ होता तो जो आज हम जानवर पालते हैं, जो चीज़ें हम खाते हैं, वो हमको अवेलेबल नहीं हुई होती। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट। तो जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट डॉग था एनिमल जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, ऐसे ही प्लांट्स में वीट और बार्ले को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया। तो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट, और एनिमल्स जो कि जिनको डोमेस्टिकेट किया उसमें शीप और गोट भी आते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप एक बीज को बोते हो तो आप देखोगे कि इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो, एकदम से ही नहीं बढ़ जाता। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, कई दिन लग जाते हैं, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने प्लांट्स को उगाना शुरू किया, इट मेंट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि अगर उनको कोई प्लांट्स उगाने हैं तो उसको पहले बीज को बोएंगे, उसको प्रॉपर इरिगेट करेंगे, फर्टिलाइज़र्स एंड फिर उसको मेच्योर होने का वेट करेंगे, तब उसको वो हार्वेस्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसलिए एक ही प्लेस पर रहना ज़रूरी था क्योंकि इन प्लांट्स की देखभाल करनी है, ये सब करना है। तो टिल द ग्रेन रिपेंड एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। अब ग्रेन को आपको खाने के लिए भी स्टोर करना है और साथ में उनको बीज के रूप में भी यूज़ करना है अगली फसल उगाने के लिए। तो पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज, अब उनको लोगों को ये ज़रूरत पड़ी कि अब इसे स्टोर करने के तरीके भी ढूंढें। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। उन्होंने क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए और बास्केट्स बुननी शुरू कर दी और गड्ढों को खोदना शुरू कर दिया ग्राउंड में। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? क्या आपको लगता है कि ऐसा करते होंगे वो? तो अपने आंसर का रीज़न सोचने की कोशिश कीजिए। स्टोरिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। आपको पता है एनिमल्स अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली। इसके अलावा उनको अगर देखभाल अच्छे से की जाए तो वो मिल्क भी देते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। मीट भी देते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरे शब्दों में एनिमल्स जो कि जिनको पाला जाता है वो एक तरीके से फूड का स्टोर भी होते हैं अपने आप में, क्योंकि जब चाहे उनसे फूड मिल सकता है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो जो मैप हमने लास्ट देखा था उसमें अगर आप दोबारा देखेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे ब्लू स्क्वायर्स भी थे। देखिए ये देखिए ये ब्लू स्क्वायर्स हैं, है ना। तो ये जो जगह है इनके बारे में देखते हैं क्या बोला है। ईच मार्क्स अ साइट। ये सब वो साइट्स हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे एविडेंस मिले हैं कि फार्मिंग वहाँ होती होगी या हर्डिंग भी होती होगी जानवरों की है। तो दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट एंड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट। मोस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट साइट्स कहाँ मिली हैं? नॉर्थ वेस्ट की साइट्स में।
एंड साइड में, एंड इन प्रेजेंट डे कश्मीर इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और वो जगह आज की डेट में कश्मीर में है, एंड इन द ईस्ट, और ईस्ट की साइड भी है और साउथ इंडिया वो जगह पड़ती है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइड्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, ये पता लगाने के लिए कि वहाँ फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे कि नहीं, साइंटिस्ट ने क्या किया, एनिमल्स प्लांट्स के एविडेंस उनको मिले हैं, एनिमल्स के बोन्स मिले हैं। तो कुछ मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग्स उनको क्या मिली है कि उनको जले हुए यानी कि जले हुए अनाज की का एविडेंस मिला है। तो इसका मतलब है कि या तो अपने आप जल गए होंगे या किसी पर्पस से जलाए गए होंगे। तो साइंटिस्ट अब इन ग्रेन्स को पहचान सकते हैं और ये जानते हैं वो अब कि बहुत सारी क्रॉप्स अलग अलग पार्ट्स में उगाई जाती थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेज एट सम साइट्स। तो कुछ साइट्स पर आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है कि उन्हें ऐसी चीज़ें मिली जिससे पता चलता है कि वहाँ झोपड़ियाँ थी या घर थे। जैसे एग्जांपल के लिए बुर्ज होम जो है कश्मीर में, लोगों ने पिट हाउसेज यानी गड्ढा खोद के हाउसेज बनाए हुए थे, एंड विच वर डग इनटू द ग्राउंड एंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। तो वहाँ पर सीढ़ियाँ जाती थी नीचे घर की तरफ, एंड दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। तो कोल्ड वेदर से बचने के लिए ऐसा बनाया गया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। तो उन्हें क्या था, कुकिंग हट्स मिले हैं, कहाँ पे भी, हट्स के अंदर भी और बाहर भी, जो कि उससे ये पता चलता है कि वेदर के हिसाब से लोग उस पर खाना बनाते होंगे अंदर या बाहर। जैसे अंगीठी होती है ना, अंगीठी आपने देखी है वो। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइड्स एज वेल, और कई साइड से, बहुत साइड से स्टोन के टूल्स भी मिले। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। तो पिछले पैलियोलिथिक जो टाइम था उसके टूल से थोड़ा डिफरेंट है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। तो उसलिए उनको न्यूलिथिक कहा जाता है क्योंकि अलग अलग ये एरा के हैं। पैलियोलिथिक पहले का टाइम था जहाँ पर पत्थरों से यूज़ किए, अर्लीस्ट लोग जो ह्यूमन थे पत्थरों का यूज़ करते थे। उसके बाद जो टूल्स को थोड़ा टाइप थोड़ा चेंज हो गया, थोड़े शार्प हो गए, वो एजेस बन गए, बनाने लग गए, तो उनको न्यूलिथिक टूल कहा जाने लगा। दिस इंक्लूड टूल्स दैट आर पॉलिश्ड। तो इन न्यूलिथिक टूल्स को क्या होते थे, पॉलिश्ड होते थे, थोड़े उनकी फाइन कटिंग एज होती थी। पहले इतने परफेक्ट नहीं बने होते थे वो पैलियोलिथिक टाइम में, लेकिन अब थोड़े परफेक्शन आ गई है। द मोर्टार्स एंड द पेस्टल्स तो यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, जो कि ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते थे और दूसरे प्लांट प्रोड्यूस को। तो मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। आज भी सिलबट्टा आपने सुना होगा, आपकी मम्मी यूज़ करती होंगी चटनी वटनी बनाने के लिए, तो ये वही है। एंड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर at the same time tools of the Paleolithic types continued to be made and used। तो उसी टाइप के टूल्स पैलियोलिथिक टाइप के भी बनते रहे न्यूलिथिक टाइम में। ऐसा नहीं कि पहले वाले ख़त्म हो गए, पहले वाले भी चलते रहे और नए टाइप्स के भी स्टार्ट हो गए। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। तो बोन से भी टूल्स कुछ बनाए जाते थे। तो ये कुछ नए टाइप के स्टोन टूल्स आपको दिखेंगे। नए नए कैसे दिखिए, कितना इसके नोक कितनी शार्प है, एंड एजेस देखिए कितने शार्प दिख रहे हैं। जैसे कि किसी चीज़ को काटने के लिए हम चाकू के एजेस देखते हैं ना, थोड़े शार्प होते हैं, उसी टाइप के एजेस। एंड मेनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट्स, मिट्टी के कुछ घड़े टाइप हैव ऑल्सो बीन फाउंड एंड देयर वर समटाइम्स डेकोरेटेड। कई बार उन पर डिज़ाइंस भी बने हुए मिले हैं। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। उसमें लोग ऐसा क्या करते होंगे, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी चीज़ों को, अपने खाने को स्टोर करते होंगे। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, वीट एंड लेंटिल्स। दालें वगैरह, दाल चावल, गेहूँ को पकाने के लिए यूज़ करते होंगे। नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। अब ये चीज़ें हमारी डाइट में आज भी यूज़ होती हैं। इसके अलावा दे बिगेन वीविंग क्लॉथ। उन्होंने कपड़े को बुनना शुरू किया धीरे धीरे, जब उन्हें ठंड गर्मी का एहसास होने लगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे, जैसे हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है फाइबर टू फैब्रिक में, तो उसी तरीके से उन्होंने क्लॉथ को वीव करना शुरू किया और अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को यूज़ किया उसमें, जैसे कॉटन। अब कॉटन को उगाने भी बोलते हैं। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि हर जगह पर सारी चीज़ें एक साथ चेंज हुई? नहीं। कुछ एरियाज़ में जो मेन और वीमेन थे वो अभी भी हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे थे, और जो बाकी जगह थी उन लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग धीरे धीरे
अडॉप्ट कर ली थी कुछ 1000 ईयर्स में। एंड बिसाइड्स, और कुछ केसेस में पीपल ने क्या किया, इन दोनों ही एक्टिविटी को जारी रखा, हंटिंग एंड गैदरिंग भी चालू रखी एंड फार्मिंग एंड हर्डिंग भी शुरू कर दी। तो अलग अलग चीज़ें करके अलग अलग सीजन्स में। तो अब हम इस चैप्टर का एक क्लोजर लुक देखते हैं। लाइक लिविंग इन डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ एक साइट है, ये एक फर्टाइल प्लेन है जो कि बोलन पास, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स है ईरान की तरफ जाने का, वहाँ पर पड़ती है रास्ते में। एंड मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। तो उन्होंने जौ और गेहूँ उगाना सीखा, ये उन साइट्स में से एक है। एंड रियर शीप, उन्होंने शीप और गोट्स को पालना भी फर्स्ट टाइम शुरू किया इसी एरिया में। एंड इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। तो शुरुआत के जो गाँव के बारे में हम जानते हैं, तो मेहरगढ़ भी उनमें से एक है जहाँ पर अर्लीस्ट विलेजेस हुआ करते थे। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। इस साइट में बहुत सारी जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। एंड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। अदर फाइंड्स, मेहरगढ़ पे और क्या क्या मिला है, इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड, ये जो मैंने आपको सर्कल किया, इस तरह के घर मेहरगढ़ में मिले हैं। कैसे? स्क्वायर शेप में, देखो आप देख रहे हैं, और सर्कल वाले भी मिले हैं, सॉरी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट। जैसे एक पूरा हाउस है, इसके 4 कंपार्टमेंट हमको दिख रहे हैं। एंड सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। हो सकता है इसमें से कोई एक कंपार्टमेंट फूड को स्टोरेज करने के लिए भी यूज़ किया गया। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। लोग क्या करते थे, लोगों के मरने के बाद उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करते थे, पीपल लुक आफ्टर। देखिए जो एक ब्यूरल है, किसी को ब्यूरी किया गया है मरने के बाद में, तो क्या करते थे, परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर। तो लोग क्या बिलीव करते थे शायद कि मरने के बाद भी वो दूसरी दुनिया में जाते होंगे लोग, तो उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ब्यूरल इज़ वन सच अरेंजमेंट। इस ब्यूरल साइट में मे हैव बीन, तो इसमें क्या करते थे लोग, इस ब्यूरल भी ऐसे इस तरीके से कब्र उनकी बनाई जाती थी क्योंकि वो बिलीव करते थे। तो सेवरल ब्यूरल साइट्स में हैव बीन फाउंड। तो उन ब्यूरल्स में कई बार क्या करते थे, जो लोग जो मर जाते थे वो जो सामान यूज़ किया करते थे, या कि उन्हें लगता था लोगों को कि अगली दुनिया में जहाँ वो जा रहे हैं उन्हें भी इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके साथ ही उसको दबा देते थे। तो कुछ ब्यूरल साइट्स हमें कहाँ से मिली, मेहरगढ़ से। जैसे कि डेड पर्सन, उसके साथ उसकी गोड्स को भी ब्यूरी कर दिया गया, एंड विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या सोचा, अगली दुनिया में ये बकरी उसके काम आएगी, तो हम उसके साथ उसे भी दबा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उस टाइम बाकी दुनिया में क्या हो रहा था जब ये इंडिया की बात चल रही है। तो ये केव पेंटिंग ईरान की है, इसमें फ्रांस में है। एंड द पेंटिंग बिलो इन द केव इन फ्रांस, दिस साइड वाज डिस्कवर्ड 4 स्कूल चिल्ड्रन। ये 4 स्कूल के बच्चों ने कम से कम कुछ 100 सालों पहले ये ढूंढी। एंड पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 10,000 ईयर्स अगो। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स। ज़्यादातर एनिमल्स की पेंटिंग है इसमें, वाइल्ड हॉर्सेस, aurochs and an older wild form of cattle and bison and woolly rhinoceros and reindeer and bear and painted in bright colors. These colors were, ये colors कैसे बनते थे, minerals से, जैसे कि iron ore and charcoal. And it's possible that these painting were done in this ceremonial occasions. कुछ खास मौक़ों पर ही ऐसी पेंटिंग बनाई जाती होंगी शायद, और शायद ये क्या होता था, कुछ स्पेशल रिचुअल्स के रूप में बनाई जाती होगी, जो कि लोग हंटर्स क्या करते थे जब वो प्रे अपने शिकार की तलाश में निकलते होंगे, तो शायद तब बनाते होंगे। तो ऐसा कुछ अंदाज़ा है। और एक न्यूलिथिक साइट कौन सी है, टर्की को आप ढूंढिए। एक मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट है, कैटल ह्यूक was found in Turkey, and several things were brought from great distances. Flint from Syria, cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea and used in the settlement. बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से लाके यहाँ यूज़ की गई हैं। रिमेंबर, कोई कार्ट नहीं थी, जैसे बुलक कार्ट्स कुछ नहीं थी, जैसे आज हम गाड़ियों में, ट्रक्स में, ट्रेन्स सब जगह यूज़ करते हैं आने जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए। ये सारी चीज़ें क्या होती, लोगों के, जानवरों के बैक पर ही लाई जाती थी, या लोग खुद लेकर आते थे। तो कितनी टफ लाइफ उन्होंने ह्यूमंस ने जी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें अपनी डिफ़िकल्टीज़ फील होती गई, तो अपनी डिफ़िकल्टीज़ से ओवरकम करने के लिए उन्होंने नई नई चीज़ें डिस्कवर करनी शुरू कर दी। और आज हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट फेज़ से गुजरी हैं। तो एकदम से हमें ये चीज़ें नहीं मिली हैं, लोगों ने देखा और सीखा।
तो आज भी अगर हम जो नई नई इन्वेंशंस होती हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए लोग हैं, वो जैसे कि जो हम गैजेट्स वगैरह भी देखते हैं, तो लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स आज की लाइफ में फेस करते हैं तो नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है। तो ये इस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा ग्रो करती रहेगी। जब तक कि ह्यूमंस इस धरती पर हैं तब तक सिविलाइजेशन ग्रो करती रहेगी, और होना भी जैसा ही चाहिए। तो आज के इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि ह्यूमन ने कैसे ग्रो किया। तो थैंक्स फॉर द वीडियो, एंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।